बच्चों? अपरिग्रही मतलब अपरिग्रह जो है भारत में बहुत पुराने समय से प्रचलन में है। अपरिग्रह का सिद्धांत यानी अभी उल्टा चल रहा है। सब लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। पहले क्या होता था? किसी को कोई चिंता नहीं होती थी और कुछ भी वो एकत्रित नहीं करता था, इकट्ठा नहीं करता था। अपरिग्रह का मतलब होता है जितनी रोज की जरूरत है उतना अपने पास रखो, या उतना हो उतना काफी, इकट्ठा कुछ भी नहीं करना है। तो बीइंग एन स्टूडेंट तुम्हारे लिए अपरिग्रह कैसे लागू होगा? अपरिग्रही बनने की आदत कैसे डालनी है तुमको ऐसे आदत डालनी है कि जितने सामान तुम्हारे पास हैं उन्हीं में संतोष करना सीखो, उनमें गुजारा करना सीखो। पेरेंट्स को कम प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी नई डिमांड्स नहीं जाएंगी। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास उपलब्ध है उसको पूरी तरह से यूज करना आना चाहिए। परेशानी ये होती है कि हमारे पास जो कुछ है हम उसका 100% यूज करते नहीं है और हमारी इच्छा होती है जो नहीं है वो सब हमारे पास आता जाए। तो पहले हम उस पर फोकस करें जो कुछ हमारे पास है। मान लो तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है तो अब तुम्हें और किसी किताब की जरूरत है ही नहीं, पहले उसको तो एक्सप्लोर करो। 100% वो एक्सप्लोर हो जाए जब आगे की बात सोचें। और मैं समझता हूं उसमें एक्सप्लोर करने को इतना कुछ है कि 1 साल 2 साल 3 साल टीचर जो है लगातार पढ़ता रहता है तब भी उसमें एक्सप्लोर करने को बचा रहता है। तो तुम्हें तो सिर्फ 1 साल पढ़ना है, तो एक्सप्लोर करने के लिए एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट है। तो और दूसरा मटेरियल इकट्ठा करने की चाह मत रखो, उसी को अच्छे से एक्सप्लोर करो। किसी एक चीज को अच्छे से तैयार करो तो उसी में तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो आज की डेट लगाओ। लेक्चर नंबर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी पार्ट 1 प्लस सेकेंड पार्ट पे आज चले जाएंगे। पार्ट 1 एंड होकर पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। गेम के 2 लेवल तुम कल खेल चुके। नाउ इट इज लेवल 3। लेवल 3 में सिर्फ एक ही सवाल है जिसका कंसेप्ट लिंक्ड है लेवल 2 से। क्वेश्चन नंबर 15। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सिमेट्री होती है, तो सिमेट्री वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है वो सीखोगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तुमने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। अब उससे आगे की बात। Suppose this is terminal X and this is terminal Y. Network is somewhat like this. ऐसा है। The resistances are 5 ohm, 5 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 2 ohm, and 4 ohm. So you have to find the equivalent between the terminals X and Y. So what to do? Are there any resistances which can be considered to be connected in series or parallel? ऐसा लग रहा है कोई से 2 सीरीज में या पैरेलल में? तो तुम्हें लगता है कि 3 और 4 सीरीज में है तो नहीं है, बीच में से ये जुड़ा हुआ है। तुम्हें लगता है 3 और 2 पैरेलल में तो वो भी नहीं है क्योंकि एक तरफ का एंड जुड़ा दूसरी तरफ का नहीं जुड़ा। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहे हैं? जवाब है हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज बन तो रहे, P Q R S, but it is not balanced. P upon Q is not equal to R upon S.
जिन बच्चों को व्हीटस्टोन ब्रिज अभी ठीक से समझ में नहीं आया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ेंगे उसको, फुल डिटेल में पढ़ना है हमको, परसों वाले लेक्चर में आ जाएगा, परसों के अगले दिन मतलब वेडनेसडे को आएगा। तो अभी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला मेथड भी इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो फिर क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? एनी आइडिया फ्रॉम योर साइड? किरचॉफ लॉ तो अभी सीखा नहीं, सीखेंगे उसके बाद लगाएंगे। किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। किरचॉफ लॉ इज लास्ट बेट, यानी जब और कुछ नहीं तो फिर उसे लगाएंगे, आखिरी हथियार है हमारा। कौन बताएगा? इसके लिए हम लगाते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड। लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड। अगर कोई नेटवर्क तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें तुम ऐसी कोई लाइन खींच सकते हो जो उस नेटवर्क को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दे जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो ऐसी किसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री में खास बात क्या है? जो भी पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री पर आएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री जिन जिन पॉइंट से होकर गुजरेगी उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो। तो यहां पर मैं एक लाइन खींच सकता हूं सेंटर से, जो 4 ओम को 2 हिस्सों में बांटेगी, 2 ओम एक तरफ, 2 ओम दूसरी तरफ। इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे और जितने भी नेटवर्क होंगे जिनमें सिमेट्री होगी, हम वहां लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं। माना कि ये जो टॉप पे पॉइंट है ये है सपोज P, और यहाँ ये जो एक पॉइंट है, मान लो मैं इसको 2 पॉइंट की तरह ट्रीट कर लेता हूँ जिससे समझने में आसानी होगी। एक मान लेता हूँ Q, दूसरा मान लेता हूँ R। तो कुल मिलाकर 3 पॉइंट हुए P, Q और R, जो किस पर लाई कर रहे हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। लॉजिकली नेटवर्क सिमेट्रिकल है इनके अबाउट। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, चाहे तो हम उनको जोड़ दें और चाहे तो उनको सेपरेट कर दें, इट मेक नो डिफरेंस। 2 टंकियों में पानी का लेवल सेम है, चाहो तो दोनों के बीच पाइप जोड़ दो, चाहो तो जोड़ा हुए पाइप को हटा दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जोड़ना है अगर, तो यहां से P को खींचकर Q और R में मिला देंगे, तो इक्विवेलेंट नेटवर्क क्या बनेगा? इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दो, ड्रॉ करते जाना, साथ में इंतजार मत करना। मान लो कि पूरा सिस्टम रबर का बना हुआ है या इलास्टिक का बना हुआ है, जिसमें तुम खींचतान कर सकते हो, इधर से उधर किसी को कहीं भी ले जा सकते हैं। तो बीच वाला पॉइंट खींचकर P को मैंने Q और R के साथ मिला दिया, तो ये 2 ओम एक साइड चले गया, 2 ओम दूसरी साइड। पहले से मौजूद 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 5 ओम। एक सॉल्यूशन यहां से मिल सकता है। दूसरा, सेपरेट कर सकते हैं। अगर सेपरेट करना है तो जस्ट इमेजिन यहां पर हिंजेस लगे, कब्जे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से Q को उठाकर इसको घुमा देंगे, इसके और ऊपर रख देंगे, सो इट विल लुक लाइक दिस। तब नेटवर्क कैसा दिखेगा अगर सेपरेट कर दिया जाए? टर्मिनल X, टर्मिनल Y, नेटवर्क विल लुक लाइक दिस। अभी Q चले गया टॉप पर, दिस इज पॉइंट Q, P अपनी जगह पर है, R अपनी जगह पर है, 3, 3, 4 ऐसा का ऐसा, 2, 2,
5 5. You will find that both the configuration give the same solution. दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है. Which one should be preferred? किससे रिजल्ट निकालें? तो जवाब है उससे जो फास्ट देगा आंसर. The correct answer is first. It is not second. It is first because you do not need to solve the whole network. मिरर इमेज है, सिर्फ आधे हिस्से को सॉल्व करो, काम बन गया. पूरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. Simply solve this part only. 2 and 2 in parallel, 1 and 3 in series, 4. That 4 is in parallel with 5. वो जो 4 ओम हो गया इस 5 ओम के साथ पैरेलल में है. तो 4 5 जा 20/9. 20/9 इसका, 20/9 इसका, दोनों सीरीज में है. सो इक्विवेलेंट इज 40/9. तुम चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, इसमें इससे ज्यादा समय लगने वाला है. आंसर उससे भी 40/9 नहीं आएगा क्योंकि अब तुम्हें सीरीज पैरेलल में नजर आ रहा है. तो ये एक और तरीका हो गया सिमेट्री वाले नेटवर्क्स को सॉल्व करने का. नाउ लेवल 4. जो बात नहीं समझ में आई हाथ ऊपर करके पूछ सकते. लेवल 4 में एक ही सवाल है. क्वेश्चन नंबर 16. नेटवर्क इज इनफाइनाइट. इसको कहते हैं इनफाइनाइट लैडर, सीडी. इनफाइनाइट लैडर. इसमें 3 रेजिस्टेंस है, चेन रिपीट हो रही है 3 2 3 3 2 3. जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, 3 2 3 2 3 2 रिपीट होता जाता. कई तरह से बन सकता है इनफाइनाइट लैडर. इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. तुम देखोगे कि जब तुम मेन क्लास में पढ़ोगे ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जिनकी कोई ना कोई ट्रिक होगी, और जब तक वो ट्रिक नहीं पता चलेगी तब तक तुम कितना ही माथा मार लो उसमें, क्योंकि उसका कोई जनरल मेथड नहीं है तो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है. तो तुम्हें यहाँ पर ये सीखना है कि ऐसे क्वेश्चंस के पीछे समय बर्बाद करना बेवकूफी है. तुम आधा दिन लगा दो, 1 दिन लगा दो, 2 दिन लगा दो, जब तक ट्रिक नहीं मालूम होगी तब तक तुम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. इवन किसी एक टीचर ने बनाया है या उसने ढूंढा है कहीं से, और इस सवाल को वो दूसरे टीचर से पूछे तो टीचर भी नहीं बता पाएगा until unless he knows the trick. तो तुम्हें उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. जिसको वो आता है उससे पूछ लो या फिर उसका सॉल्यूशन देख लो, उससे समझ लो कि हाँ ऐसे ट्रिक है. फिर उस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए तुम उसी तरह की ट्रिक, सेम ट्रिक यूज कर सकते हो. So there is a trick. और वो ट्रिक क्या है? Let equivalent resistance between x and y is R. माना कि equivalent resistance x और y के बीच R है. So problem is solved.
सारा तामझाम हटाकर हमने क्या लगा दिया, R. This is terminal X, this is Y. तो आंसर तो मिल गया R, but R is assumed data. It is not given to us. हमें आंसर चाहिए in term of given data. न्यूमेरिकल वैल्यू दे दो, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो R की वैल्यू निकालनी होगी हमको। अब उसके लिए ये हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि नेटवर्क इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है तो अगर मैं इसकी एक कड़ी, वन लिंक ऑफ द चेन 3 to 3, अगर और जोड़ दो इसमें, इट मेक नो डिफरेंस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब भी इक्विवेलेंट क्या रहना चाहिए, R. दिस इज द ट्रिक। तो वो जो एक कड़ी और मैं जोड़ूंगा, वो किधर जोड़ूं, इसके पीछे या इसके आगे, ये भी लॉजिक है, भी समझना है। अगर तुम कहते हो पीछे जोड़ो, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि मैंने 3 to 3 सीरीज में अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 3 and 2 5 and 3 8, इसका मतलब है 8 ओम सीरीज में जोड़ रहा है, पैरेलल में जोड़ रहा है, सॉरी 8 ओम उसके साथ पैरेलल में जोड़ रहा है, तो इक्विवेलेंट हो गया 8R/8 प्लस R। अगर मैं आगे जोड़ता हूं, then see the situation, इसका मतलब है कि ये सीरीज में नहीं है तीनों, पीछे अगर जोड़ता हूं उसका मतलब है ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, आगे जोड़ता हूं उसका मतलब है सीरीज में नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन से मैच कर रहा हूं, क्या 3 to 3 सीरीज में है? नहीं, तो सही क्या रहेगा, आगे जोड़, ये समझने की बात है। पीछे जोड़ोगे यू विल गेट रॉन्ग रिजल्ट, बिकॉज यहां पे सिचुएशन ये वाली है ही नहीं, यहां पर सिचुएशन ये वाली है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। 3 2 3 टर्मिनल्स आर एक्सटेंडेड, सपोज x डैश एंड y डैश। x डैश और y डैश के बीच में इक्विवेलेंट उतना ही होगा जितना x और y के बीच, और अब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट इक्विवेलेंट अगर R है तो वो R ही रहेगा, एक लिंक को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लिंक को जोड़ने से जो इक्विवेलेंट यहां मिल रहा है वो मिल रहा है 3 प्लस 2 and R का पैरेलल इक्विवेलेंट 2R/2 प्लस R। इस पीछे वाले को तो भूल जाओ, ये तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि पीछे हमने नहीं जोड़ा, हमने जोड़ा है आगे। अब बचा ये 3 प्लस 3, ये तीनों सीरीज में, और ये R के बराबर होना चाहिए। आगे तो मैथमेटिक्स है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तुमको R में, R इक्वल टू 3 3 6 एलसीएम इज 2 प्लस R, 6 2 12 प्लस 6R प्लस 2R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 8R, R स्क्वायर माइनस 6R माइनस 12 इक्वल टू 0। जब तुम सॉल्व करोगे एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा, बट नेगेटिव रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तुम बोलोगे अभी थोड़े टाइम पहले तो बात की थी गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ, अगर तुमने घर पे जाके देखा, उसको खींचा, तो वहां सर्टेन रीजन था जिसमें ग्राफ में स्लोप नेगेटिव हो जाता है, तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, बट फिजिकली इट हैज नो सिग्निफिकेंस। जैसे तुमने रिसेंटली पढ़ा सुपर कंडक्टर, रेजिस्टेंस कट कर 0 हो गया, अगर रेजिस्टेंस 0 हो गया प्रॉब्लम है, बैटरी ऑन।
तो तुमने रिसेंटली देखा था सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 हो रहा था, तो उससे आगे की सिचुएशन सोचो, अगर रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया, व्हाट डज इट मीन? फिजिकली इट इज मीनिंगलेस। ऐसा तो होने वाला नहीं है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस लगाए करंट फ्लो हो जाए। रेजिस्टेंस 0 हो गया, वहां तक की बात समझ में आती है। नेगेटिव रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस है तो तुम उसको मान सकते हो वो एक रेगमाल की तरह है। रेगमाल यानी सैंड पेपर। करंट अगर इधर जाएगी तो भी उसका काम है अपोज करना, करंट उधर जाएगी तो भी उसका काम है अपोज करना। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कुछ बच्चे बिना यहां पर देखे कैसे समझ लेते हैं चीजों को। 4 आंखें उनके हैं क्या? जब बोर्ड पर टीचर को समझा रहा है वो लिखने में व्यस्त होते हैं, बासी खाना खाते हैं पुराना, उससे पुराना कंप्लीट कर ले, नहीं तो वो रह जाएगा। और नया वाला जो सिखाया वो उसकी उनको परवाह नहीं। ये ऐसे ही बच्चे होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, जो साथ में नहीं चलते टीचर के, खो जाते हैं मेले में। अगर साथ में हाथ पकड़ के नहीं चलोगे, अभी तुम छोटे बच्चे हो तो हाथ पकड़ के नहीं चलोगे साथ में, तो मेले में खो जाओगे। पढ़ाई का जो मेला है, पीछे की दुकान पे रोके रहोगे, अगली दुकान पे जा चुके। तो इधर भी अपोजिशन, इधर भी अपोजिशन। जब तुम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो अल्टरनेटिंग करंट रेसिप्रोकेट करती है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं करता उसको। उधर जाएगी तो भी अपोज करेगा, इधर आएगी तो भी अपोज करेगा। तो यहां से ये बात तुम्हें समझनी है कि फिजिकली नेगेटिव रेजिस्टेंस इज मीनिंगलेस, तो उसको हम छोड़ देंगे। इससे जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आंसर है। क्लियर? तो ये हो गए 4 लेवल। लेवल 5 में मैं कैपेसिटर को ले रहा हूं, कैपेसिटर के कुछ कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट लेवल 5, यहां तक कुछ पूछना है, जितना बोर्ड पर है तो पूछ लो, कोई डाउट है पूछ लो। कैपेसिटर के केस में कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं। कैपेसिटर की एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, सभी प्लेट्स के बीच का गैप सेम है, d। अल्टरनेट प्लेट्स टर्मिनल x पर और टर्मिनल y पर जुड़ी हुई हैं। हर एक प्लेट का एरिया है a, क्योंकि एक दूसरे के सामने है इसलिए ओवरलैपिंग एरिया भी a है। इस तरह से रखी हुई प्लेट्स। तो सबसे पहले तो तुमको ये जज करना है कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, फिर हम ये तय करेंगे कि सीरीज में है या पैरेलल में है। फिर रेजिस्टेंस के रिवर्स फॉर्मूला लगाकर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पहले इसको हजम करने की कोशिश करो कि डायग्राम में क्या दिखाया गया है, कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। अगर इसको तुमने प्लस दिया और इसको माइनस सपोज, तो एक कैपेसिटर यहां बनेगा, ये प्लेट होगी अंदर की तरफ से पॉजिटिव और इधर से होगी नेगेटिव। दूसरा यहां बनेगा, ये पॉजिटिव। ऐसा होगा क्या? क्या ये दोनों नेगेटिव होंगे? इधर भी इधर भी? ये तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सोचना होगा। दूसरा कैपेसिटर यहां, तीसरा कैपेसिटर यहां। तुम्हें जज करना होगा किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव आएगा। एक साइड नेगेटिव आता है तो दूसरी साइड पॉजिटिव आएगा। तो मान लो इधर पॉजिटिव आता है तो इधर नेगेटिव आएगा, तो इधर बचेगा पॉजिटिव। तो इधर ये जो प्लस है इसकी वजह से इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा और इधर रहेगा नेगेटिव। इस तरह से कैपेसिटर्स बने। तो तुम ये लॉजिक नहीं दे सकते कि भाई यहाँ पे नेगेटिव से जुड़ा है तो ये दोनों नेगेटिव या ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए।
आउटर साइड पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि अट्रैक्ट होकर सारा कहाँ जाता है, इनर साइड पर। होने को मेटल प्लेट है पर इसका बिहेवियर है शीट ऑफ चार्ज जैसा। तो तीन कैपेसिटर किस तरह से जुड़े हुए हैं उसको जानने के लिए हम इसको रीअरेंज करते हैं, दोबारा से बनाते हैं। ये टर्मिनल है X और ये टर्मिनल है Y। पहला कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर की एक प्लेट कहां जुड़ी है, X पर, दूसरी प्लेट Y पर। तो में से कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं बोले हमने कैपेसिटर तो पढ़ा ही नहीं, हमारे तो समझ में आएगा नहीं, दरवाजा बंद कर दिया दिमाग का कि कुछ नहीं जाने देंगे अंदर, जो भी ये बता रहे हैं दिमाग बंद करके बैठेंगे अभी, क्योंकि कैपेसिटर हमने नहीं पढ़ा। तुम्हारी मर्जी है, सीखना नहीं सीखना हमारे ही हाथ में होता है। नहीं पढ़ा तब भी सीख सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात उसमें नहीं है। सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, कैपेसिटी C होती है एप्सिलॉन 0 A by D। एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, A इज एरिया जो यहाँ दिख रहा है, D इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पहला कैपेसिटर हमने देखा, एक प्लेट X पर है, दूसरी प्लेट Y पर है। दूसरे कैपेसिटर की बात करें तो इसमें फिर से एक प्लेट X पर है, दूसरी प्लेट Y पर है। तीसरे कैपेसिटर की बात करें, एक प्लेट X पर है, दूसरी प्लेट Y पर है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में ठीक वैसा होता है जैसा रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी 3 टाइम्स एप्सिलॉन 0 A by D ऐड हो जाती है कैपेसिटी पैरेलल में, कैपेसिटी गेट एडेड। तो यहां से एक जनरल रूल बना सकते हैं हम। ये कितनी प्लेट हैं, 4 अल्टरनेट जुड़ी हुई है X और Y पर। 4 है तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, 5 होंगी तो कितने बनेंगे, N होंगी तो। इन जनरल इफ N plates are connected alternately between 2 points X and Y, then N minus 1 capacitor are formed which are connected in parallel. So C equivalent equal to N minus 1 times epsilon 0 A by D। कैपेसिटी इतनी हो जाएगी, N minus 1 times epsilon 0 A by D। क्लियर? इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करें, पैरेलल तो ऐसे हो गया, सीरीज कैसे होगा, मिक्स ग्रुपिंग कैसे होगी, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन। तो और भी कई तरीके से हम प्लेट्स को जोड़ सकते हैं। फिर से 4 प्लेट बनाओ, अब की बार ऐसे जोड़ो, X Y, ये भी कनेक्टिंग वायर है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, दिस इज कनेक्टिंग वायर, ये प्लेट है बस। किन्हीं 2 प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D, हर प्लेट का एरिया A, ओवरलैपिंग एरिया A। कितने कैपेसिटर बने, एक तो ये बन ही गया,
दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, क्योंकि प्लस माइनस अगर तुम बनाओगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस बन सकते हैं। ये जुड़े हुए कैसे हैं वो प्रेडिक्ट करना है हमको, हाउ दे आर कनेक्टेड। एक पॉइंट तुमने बनाया उसको लिखा x, दूसरा बनाया उसको लिखा y। अब देखते हैं कैसे जुड़े हुए। कैपेसिटर नंबर 1 की एक प्लेट x पर, दूसरी y पर, जोड़ दो, ये हो गया कैपेसिटर नंबर 1, एक x पर दूसरी y पर। कैपेसिटर नंबर 2 पर गौर करो, एक प्लेट x पर है और दूसरी प्लेट कैपेसिटर नंबर 3 की एक प्लेट से जुड़ी हुई, y पर नहीं। तो एक प्लेट x पर कैपेसिटर नंबर 2 की, दिस इज कैपेसिटर नंबर 2, दूसरी प्लेट कैपेसिटर नंबर 3 की एक प्लेट से, ये कैपेसिटर नंबर 3 उसकी एक प्लेट, और कैपेसिटर नंबर 3 की दूसरी प्लेट y से। ये सिचुएशन, तब तुम पहचान सकते हो 2 और 3 कनेक्टेड इन सीरीज एंड देयर सीरीज इक्विवेलेंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद 1। क्योंकि तीनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, हर एक की कैपेसिटी अगर मैं मान लेता हूं C है, जो वास्तव में कितनी होती है, एप्सिलॉन 0 A बाय D होती है। तो ऐसे सिचुएशन में C एंड C इन सीरीज में कैपेसिटी कम हो जाती है, C बाय 2 इसकी हो गई, C by 2 and C in parallel बढ़ जाती है 3C by 2, so equivalent capacity is 3C by 2, या तुम लिख सकते हो 3 by 2 times epsilon 0 A by D, ये हो गई equivalent। ठीक है, जो बात नहीं समझ में हाथ ऊपर करके पूछ लेना। हाँ पूछो। C by 2 तो इनकी हुई ना, अब ये भी तो जुड़ा हुआ है पैरेलल में, वो जो इक्विवेलेंट लगाया है यहाँ पे हटा के इन दोनों को हमने लगाया C by 2। अब C by 2 के साथ ये C पैरेलल में जुड़ जाती, तो C प्लस C by 2 कितनी होती है, एक और आधा, 1.5। और क्या कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है और देखते हैं। फिर से बनाओ 4 प्लेट, एक बच्चा सोच रहा है 4 प्लेट क्या बना रहे हैं बार बार, 4 प्लेट पानी बताशे क्या बोले। अब हम अलग तरह से जोड़ते हैं। x मजा नहीं आ रहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, समझ गए। तुम्हें अगर पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, तुम गलत जगह हो, तुमने गलत चीजों में मजे तलाश लिए, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो x और y ये टर्मिनल्स। अब तुम्हें यहाँ पे समझना है, क्योंकि ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये दोनों मिलकर कैपेसिटर नहीं बना सकते। दिस इज नॉट ए कैपेसिटर, शॉर्ट हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गई दोनों प्लेट, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। ये बना एक कैपेसिटर और ये बना दूसरा। कैसे जुड़े हुए हैं, टर्मिनल बनाया हमने x एंड y। अब देखो, पहले कैपेसिटर की एक प्लेट जुड़ी है x पर, जोड़ दो, दूसरी प्लेट जो है उसकी वो जुड़ रही है दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट से, और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट y से। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज। तो सीरीज है तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C by 2, यानी हाफ टाइम्स एप्सिलॉन 0 A by D। और भी नए इनोवेशन तुम कर सकते हो। लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे बनाकर देख लेते हैं, उसे हमें आइडिया मिल जाता है।
आगे चलें, ये हो गए 19 तक, लेवल 5। लेवल 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपेसिटर। फिर से कुछ अलग तरह के सवाल। और डाइलेक्ट्रिक के साथ खेल लेते हैं। Here is a capacitor, upper plate connected to terminal X, lower plate connected to terminal Y. The distance between the plates is small d. तो तुमने कुत्ता पाल लिया है? बाहर सड़क वाले कुत्ते को तुम्हारा जो भी खाना बचता है, अगर तुम्हें नहीं खाना है, उसको कचरे के डब्बे में डालो। बाहर जो कुत्ता है या गाय है उसको दो, उसका नाम रख दो स्मॉल डी। कुत्ता है तो गाय है तो बड़ा अकॉर्डिंगली नया नाम सोच के तुम रख सकते हो। तुमसे कल मैंने कहा था सात्विक भोजन, तो तुम ऐसे लिंक कर सकते हो। मैंने भी हॉस्टल लाइफ जी है, हॉस्टल में रहा हूं। जब खाना एप्रोप्रिएट नहीं होता था, ठीक है, गर्मी के दिनों में आम है, ठंडाई है, इससे काम चलता था। सर्दी के दिनों में दूध है, ब्रेड है, इससे काम चलता था। तो खाना जब एप्रोप्रिएट नहीं होता था, एक कुत्ता पाला हुआ था मैंने, उसका नाम था किलर। वो कुत्ता एक्चुअल में गली का कुत्ता था, पर जब मैं खाना देता था तो जहां मैं रहता था वहीं बैठता था आके वो, तो उसका खाने का पूरा इंतजाम हो जाता था। जब भी खाना अप्रोप्रिएट नहीं होता था, भाई हॉस्टल में एक्चुअल में जितना आता है, जैसे टिफिन मंगाते हो तुम, तो उतना नहीं खाना चाहिए एक्चुअल में। जितनी रोटी वो रखते हैं वो ज्यादा होती है। हमारी डाइट इतनी होनी चाहिए कि हम एनर्जेटिक बने रहें। डाइट इतनी नहीं होनी चाहिए कि उस खाने को हजम करने के लिए बॉडी से उल्टा एनर्जी चली जाए। तो कुछ तो रोज मिल ही जाएगा, कभी कभी उसकी दावत हो जाएगी कुत्ते की। एरिया ए, डाइलेक्ट्रिक फिल किया हमने, आधे में दूसरा, आधे में दूसरा। In half of the part, constant K1 का डाइलेक्ट्रिक, another half of the part dielectric constant K2 का डाइलेक्ट्रिक। Now you have to find the equivalent capacity for this capacitor। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये चालाकी करते हैं कि हम इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसा मानते हुए कि ये दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, ये एक प्लेट का हिस्सा, दूसरी प्लेट का हिस्सा, बोथ आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो कैसा कॉम्बिनेशन दिखाई देगा? पैरेलल। हम मान लेते हैं ये एक कैपेसिटर नहीं है, ये वास्तव में दो कैपेसिटर हैं। पैरेलल कब कहते हैं? जब पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है। पहचानने की कोशिश करो। सेम प्लेट है, सेम कंडक्टर, तो पोटेंशियल इज सेम। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऑल चार्ज कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल इस प्लेट का उतना इसका, तो सेम पोटेंशियल मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे की कहानी साफ है। K1 K2, so equivalent capacity will be C1 plus C2। कैपेसिटर्स हैं तो पैरेलल में जुड़ जाएगी कैपेसिटी C1 plus C2। इसकी कैपेसिटी बनेगी, एरिया आधा रह गया, डिस्टेंस तो उतनी है जितनी थी, तो एप्सिलॉन 0 A by 2D। अब वो K भी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन 0 K1 A by 2D प्लस एप्सिलॉन 0 K2 A by 2D। सिंपल फॉर्मेट ला सकते हैं। एप्सिलॉन 0
A upon 2D is common remaining, K1 plus K2. जो बात नहीं समझ में आई पूछ सकते हो। क्लियर? मतलब ऐसे विजुलाइज करना है। ये कुछ नई चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी है विजुलाइजेशन के लिए। अगला केस, अगेन देयर आर टू प्लेट्स कनेक्टेड टू टर्मिनल एक्स एंड वाई, फिल्ड डिफरेंटली। डाइलेक्ट्रिक कुछ अलग तरह से भरा है। ऊपर जो है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 का मीडियम, आधी दूरी में, दिस डिस्टेंस इज d/2, द होल डिस्टेंस इज d, एरिया इज A। बची हुई आधी दूरी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। अब क्या करेंगे? हाँ, जो तुम बोल रहे हो वो सही है। नाउ वी कैन अज्यूम दैट दीज आर टू कैपेसिटर्स विद सेम ओवरलैपिंग एरिया कनेक्टेड इन सीरीज। बस डिस्टेंस d/2 रह जाएगी, एरिया रहेगा A। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी, सीरीज में हो जाती है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें वैल्यूज रखनी होगी। C equivalent is C1 C2 upon C1 plus C2, where C1 equal to epsilon 0 K1 A by D, D का d/2 का 2 ऊपर आ जाएगा, एंड C2 twice of epsilon 0 K2 A by D। तो जब वैल्यू रखोगे C इक्वलेंट, कुछ चीजें कट जाएंगी, कुछ बच जाएंगी। एक epsilon 0 by D बच जाएगा, एक कट जाएगा नीचे से, Q कट जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? K1 K2 बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा। वेरीफाई करो क्या आएगा फाइनल एक्सप्रेशन। This will be the final expression. 2 epsilon 0 A by D, K1 K2 upon K1 plus K2. Last question. यहां कुछ सीखने का है, दिमाग लगाना होगा। सिचुएशन इज चेंज, डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से भरा गया है। हियर इट इज K1, हियर इट इज K2 एंड हियर K3।
हमारा इंस्टिंक्ट ये कहता है डायरेक्ट कि ये दोनों पैरेलल में, उनके साथ ये सीरीज में, बट दिस इज रॉन्ग। ये दोनों पैरेलल में नहीं हो सकते। पैरेलल में होने के लिए पोटेंशियल शुड बी सेम। इधर तो है सेम, एक ही प्लेट है, यहां सेम नहीं है बिकॉज यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बैटरी वोल्टेज लगाएंगे वो होगा, पर इस लेवल पर यहां इंटरेक्शन हो रहा है K2 का K1 के साथ, यहां इंटरेक्शन हो रहा है K1 का K3 के साथ, तो यहां इस लेवल पर पोटेंशियल और इस लेवल पर पोटेंशियल अलग अलग होंगे। ये बात समझने की। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक लगानी पड़ती है। डायरेक्टली ऐसे नहीं मान सकते कि ये दोनों पैरेलल में, फिर उनके साथ ये सीरीज में। वो स्प्रिंग में चलता था, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन जब तुमने पढ़े थे, स्प्रिंग का और कैपेसिटर का एक जैसा ही है। पैरेलल में स्प्रिंग कांस्टेंट जुड़ जाते, कैपेसिटर में भी जुड़ जाते, पर ये स्प्रिंग के जैसा यहां पर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी, हम इस ऊपर वाले हिस्से को डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में। इसको हम ऐसे डील करेंगे, K1 K1 K2 K3 X Y। कैसे डील करेंगे दोबारा से समझो, क्योंकि पैरेलल में नहीं मान सकते, उसका लॉजिक मैं तुम्हें समझाया। एक साइड की प्लेट्स तो जुड़ी हुई हैं, पर दूसरी साइड की प्लेट्स उनमें पोटेंशियल डिफरेंट है, तो पैरेलल में नहीं मान सकते। तो कैसे मानेंगे, अब तुम्हें क्लियर होगा इस फिगर को देख के। देयर इज इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिटवीन K1 एंड K2, इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिटवीन K1 एंड K3, ये आपस में सीरीज में, और उनके जो सीरीज इक्विवेलेंट होंगे वो आपस में पैरेलल में, तब रिजल्ट आएगा। तो आगे की एक्सरसाइज में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, खुद ही करना है तुमको। एरिया हो जाएगा A/2, तुम पहचान सकते हो, डिस्टेंस भी हो जाएगी D/2 सबके लिए। तो इसका इक्विवेलेंट अपने आप निकालो। So this is all about combinations. Combinations are over. अगला पार्ट हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, ये क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है और आईआईटी में भी आया हुआ है। पहले आईआईटी में आया, फिर एम्स में आया, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बोर्ड का जो लेवल है वो यहीं तक लिमिटेड है, टिल 21 बोर्ड में पूछा जा सकता है, 22 कंपटीशन लेवल। अच्छा, और मजे की बात बताऊं कि ये वाला क्वेश्चन जब आया था एम्स में, तो उसका जो सॉल्यूशन यहां से गया, तो वो सॉल्यूशन में वही गलती थी जब मेडिकल वालों ने किया उसको, और जब आईआईटी वालों ने किया तो उसको सही किया। Oh my God. जो कॉमन मिस्टेक, इसमें कंट्रोवर्सी हुई, बोले ये दोनों पैरेलल में, फिर ये सीरीज में। ये मेडिकल वालों का जवाब था, और आईआईटी वाला तो ये डिफरेंस रहा, मतलब इसमें कंफ्लिक्ट आया। तभी तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंफ्लिक्ट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हमको पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। थर्मल इफेक्ट भी लिख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी लिख सकते हैं। हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। एक डिफरेंट एस्पेक्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का।
जैसे छोटी क्लास में यानी 10th क्लास में तुमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें आता है जूल्स लॉ, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो सब हेडिंग लगाओगे जूल्स लॉ। इसमें डैश आगे लिखोगे इफ करंट I is passed through a resistor R, current I is passed through a resistor R for time t, then the heat developed in it is given as H proportional I square R T, or H equal to K times I square R T. If we take SI unit, सभी को अगर हम SI यूनिट में नापे, then K equal to 1, so H equal to I square RT. Other formats, तुम जानते हो IR होता है V, तो बन जाएगा VIT। I होता है V by R, तो बन जाएगा V square by R into T। जरूरत पड़ने पर as per requirement डिफरेंट फॉर्मेट्स हम काम में लेंगे इस फॉर्मूले के। इसको बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ। अगर ऐसा यूनिट ना ले, एक तरफ जूल एक तरफ कैलोरी हो, तो ये जो K है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J बन जाएगा 4.18 जूल पर कैलोरी। कैलोरी बड़ी होती है, जूल छोटा होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर, हैविंग इलेक्ट्रिक पावर। तुमने 11th क्लास में मैकेनिकल पावर को पढ़ा था, वहां पर 4 डेफिनेशंस एप्लीकेबल थी। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, F डॉट V। शुरू की 3 डेफिनेशन यहां पर एप्लीकेबल है, चौथी डेफिनेशन को मैग्नेटिज्म में हम यूज करेंगे, पावर को, F डॉट V वाली डेफिनेशन को। तो तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक पावर सिंबल P डैश लगाकर इट may be defined as dash A, rate of doing electric work, rate of doing electric work, that is P equal to W by T। तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में V होता है W by Q, तो W होगा VQ। और फिर तुमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में Q by T होता है I, तो पावर का फॉर्मूला बन गया VI। V को नापा वोल्ट में, I को नापा एम्पियर में। एक तो कह सकते हैं वोल्ट एम्पियर, और उसी को हम जानते हैं किसके नाम से, वॉट। ऐसा ही यूनिट पावर को नापने की ऐसा यूनिट है वॉट, जो होती है जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट। जेम्स वाट के नाम पर है, तो सिंगल लेटर कैपिटल W हम यूज करते हैं। दूसरी डेफिनेशन, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट। जैसे तुमने कोई हीटर चलाया, तो उसकी पावर को कैसे नापेंगे, कितनी पावर वो दे रहा है। इनपुट पावर को तो नाप लेंगे, वोल्टेज इनटू करंट। आउटपुट पावर
जिस रेट पर वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे उसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट दैट इज P इक्वल टू H अपॉन T। अब H का फॉर्मूला है I स्क्वायर RT अपॉन T, तो पावर का फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R यानी एम्पियर स्क्वायर ओम। तो एम्पियर स्क्वायर ओम भी क्या होता है, वाट। तीसरी डेफिनेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर उस हीटर का एलिमेंट 1000 वाट का है, 1000 वाट, तो वो किस रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, 1000 जूल पर सेकेंड। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी P इक्वल टू E बाई टी। तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, एनर्जी जो है वर्क डन के बराबर होती है, W हो जाएगा VQ। तो इसको तुम वापस से VI लिख सकते हो। VI लिखकर दूसरा पार्ट बनाना चाहो तो V स्क्वायर बाय R। तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम भी होता है वाट, वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम इज आल्सो वाट। पावर को नापने की अदर यूनिट्स में हमारे पास एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावर में नापनी पड़ती है। तो एक तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। किलो यानी 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9। तो बड़े बड़े जो पावर प्लांट होते हैं उनकी कैपेसिटी, पावर जनरेशन की कैपेसिटी को गीगावाट, मेगावाट में नापा जाता है। एनी अदर यूनिट यू नो फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर? हॉर्स पावर। ओके, 1 हॉर्स पावर, ये जितने भी पानी की मोटर आती है, पंप आते हैं, 746 पावर। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो जो हीट थी और जो एनर्जी है, एक्चुअली बोथ आर सेम। इसको फॉर्मूला फॉर्मेट में सीधे अगर लिखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होता है PT पावर इनटू टाइम, तो बन जाएगा VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाय R इनटू T। ऐसा यूनिट जूल। अदर एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम यूज करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। If we accelerate an electron by a potential difference of 1 volt, then the energy acquired by the electron is called 1 electron volt। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने पर जो ऊर्जा वो प्राप्त कर लेता है उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या तुम बताओगे 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट किसको नापने की यूनिट है, पावर या एनर्जी? ये कॉमन मिस्टेक है जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, पावर। जब तक वो किलोवाट था तब तक पावर थी, किलोवाट के साथ आर लगते ही टाइम लग गया तो अनदर यूनिट, 1 यूनिट जो तुम्हारे बिजली के मीटर की रीडिंग जिसमें जाती है, जिसको हम 1 kWh बोलते हैं। यानी अगर हीटर में एलिमेंट लगा हुआ है 1 किलोवाट का, तुमने हीटर को 1 घंटे तक इस्तेमाल किया तो बिजली का मीटर घूमेगा 1 यूनिट, तुम्हारा बिजली का खर्चा आएगा लगभग 8 रुपए। 7 रुपए सर। हाउ मच इट इज?
3.6 into 10 power 6 जूल। किलो को बदलो 10 की पावर 3, वाट को बदलो जूल पर सेकेंड, आर को बदलो 60 into 60, 60. तो तुम्हें मिलेगा 3.6 into 10 की पावर 6। तुम चाहो तो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर सकते हो। इन फ्यूचर सपोज तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हें जो एनर्जी चाहिए, जो अभी तुम खाने से प्राप्त करते हो, तुम्हारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। बाद में ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए कि जैसे तुम्हारा मोबाइल चार्ज होता है, जैसे रोबोट की बैटरी चार्ज होती है, तुम्हारी भी चार्जिंग पॉसिबल हो, ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए। खाना जरूरी नहीं, ऑप्शनल है ना। जैसे कार जो है सीएनजी से भी चल जाती है, पेट्रोल से भी चल जाती है, ऑप्शन इज देयर। तो बताओ 8 रुपए पर यूनिट की रेट से ये वाली बिजली सस्ती पड़ेगी, या एक नमकीन की थैली तुम खरीदो 10 रुपए की, उस पर भी लिखा रहता है न्यूट्रिशन वैल्यू के अलावा ये भी होता है कितने किलो कैलोरी एनर्जी, कितने कैलोरी उसके अंदर, मतलब तुम खा रहे हो उससे जो एनर्जी बनेगी। तो कैलोरी वो वाली कैलोरी और यहाँ जूल कन्वर्ट करके एक कैलकुलेशन करके देखना कि नमकीन खाकर एनर्जी लेना सस्ता पड़ेगा या बिजली से एनर्जी लेना सस्ता पड़ेगा। क्या वो वाली जो कैलोरी उसमें लिखी हुई है नमकीन में, वो वाली कैलोरी और ये वाली कैलोरी सेम है, ये भी पता लगाना। आर दे सेम और दे आर डिफरेंट। सिमिलरली एक एक्सरसाइज और कर सकते हो, जैसे वाट में हम यहाँ बोलते हैं ये पावर। एक स्पीकर तुम खरीदते हो अगर कोई बाजार से, उस पर भी लिखा होता है इतने वाट स्पीकर, PMPO। इसकी जो पावर आउटपुट है, जैसे जो डीजे वाले स्पीकर बजते हैं उनकी पावर बहुत ज्यादा, 10,000 वाट 20,000 वाट इतने के सिस्टम होते हैं। घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली मोबाइल से तुम्हें स्पीकर जोड़ के एम्पली स्पीकर चलाना 5 वाट 10 वाट ये पावर होती है। फिर 1500 वाट 1000 वाट 2000 वाट तक के सिस्टम घरों में काम में लेते हैं, स्टीरियो सिस्टम। तो क्या वो वाला वाट और ये जो हीटर वाला 1 किलोवाट बोल रहा हूं मैं, और 1 किलोवाट साउंड सिस्टम के लिए बोल रहा हूं, आर बोथ द वाटेज सेम और डिफरेंट? थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक्सरसाइज करना, फालतू की बातों से छोड़ के इन चीजों में काम करोगे तो फायदा होगा। तो ये एक्सरसाइज तुमको करनी है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ बल्ब वाले क्वेश्चन है। वैसे तो बल्ब ऑब्सोलीट हो गए और क्वेश्चन अभी है प्रश्न में, तो वो क्वेश्चन हमें करने हैं। सीरीज है पूरी क्वेश्चंस की। पहला सवाल, ये जो फॉर्मूले अभी तुमने देखे तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, इनका यूज करना है। 2 bulbs are marked with 2 bulbs are marked with, बल्ब पे क्या क्या लिखा रहता है लैब में जाके देख सकते हो, बल्ब वहां दिख जाएगा। 25 वाट ऑब्लिक 220 वोल्ट एंड 100 वाट ऑब्लिक 220 वोल्ट। ये 220 है उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज और ये उसकी पावर। Then find the resistances of their filaments. Find the resistances of their filaments. इन बल्ब्स के फिलामेंट्स के रेजिस्टेंस बताओ। इसमें एक डेटा और जोड़ लो, 2 तो ये है,
तीसरा और जोड़ लो। कितना कितना आ गया? 484, इसका 1210 ओम और इसका 196 1936 1936। कंक्लूजन क्या? जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर कम, पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो तुमसे एक सवाल पूछा जाता है कि 1000 वाट का हीटर है, 100 वाट का बल्ब है। 1000 वाट के हीटर का एलिमेंट और 100 वाट के बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कंपेयर देम, कौन ज्यादा कौन कम? 100 वाट के बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि उसकी पावर कम है। अगला सवाल, if the above 3 bulbs, ये 3 बल्ब जिनके डिटेल तुमने निकाली, if the above 3 bulbs are connected with a supply of 220 volt, with a supply of 220 volt dash, first in series, second in parallel, first in series, second in parallel, comma, then which of them glows brightest, which of them glows brightest? क्वेश्चन मार्क। तुमने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा। सवाल में 2 हिस्से हैं। एक बार हम इन तीनों बल्ब को जोड़ रहे हैं सीरीज में, तब तुम्हें बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा रोशनी देगा। दूसरी बार हम जोड़ रहे हैं उनको पैरेलल में, तब तुम्हें फिर से बताना है कि अब कौन सा सबसे ज्यादा रोशनी देगा। सेकंड वाला ज्यादा देगा सर। तो इसका लॉजिक ये है कि जिसमें हीट ज्यादा डेवलप होगी वो ज्यादा रोशनी देगा। तो हमें ये पता करना है हीट किस में ज्यादा डेवलप होगी, सीरीज में, और हीट किस में ज्यादा डेवलप होगी, पैरेलल में। तो हम लिख सकते हैं सीरीज अगर सीरीज में जोड़ते हैं, हमें पता है करंट सेम रहती है, तो करंट सेम रहती है तो हीट डेवलप के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे I² RT। तो H = I² RT। तो यहां से साफ है तीनों ही बल्ब में करंट और टाइम तो सेम रहेगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है रेजिस्टेंस, as R25 is greater than R40 greater than R100, so 25 watt bulb glow brightest। इसकी एक एक्टिविटी बनाकर हमने लैब में लगा रखी है, तुम चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। वहां सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों की व्यवस्था है। तो तुम देखोगे जो सबसे कम वाट वाला बल्ब होगा वो सबसे ज्यादा रोशनी देगा सीरीज। ये 3 बल्ब जब हम लगाते हैं तो 25 वाट वाले बल्ब में तो ऐसा लगता है कि वो पूरी रोशनी दे रहा है लगभग। 100 वाट वाला बल्ब अगरबत्ती जैसे जलती हुई दिखती है, वैसे उसका फिलामेंट खाली रेड हॉट होता है थोड़ी देर बाद।
रोशनी निकलती हुई दिखाई नहीं देती उसमें। सबसे कम 100 वाट, सबसे ज्यादा 25 वाट। पैरेलल में जो कि हमारा एक्सपीरियंस है, घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल। तो तुम्हें पता है घर में तो 100 वाट वाला ही ज्यादा रोशनी देगा। रीजन इज क्वाइट क्लियर, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सो we'll use the formula v square by r into t। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो तो r जिसका लीस्ट होगा डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, r100 is less than r40 less than r20, so okay 25 100 watt bulb glow brightest। अगला सवाल, जब किसी के समझ में नहीं आया तो पूछ लो हाथ ऊपर में। ये समझ में आएगा फिर अगला समझ में आएगा, सीरीज है पूरी क्वेश्चंस। मैं तुम्हें बताया था ये जो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो उसमें हमें ये समझना पड़ता है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और उसके लिए लॉजिक हम ये लगाते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी जिसमें कांस्टेंट होगी उसको यूज करें। तो सीरीज में करंट सेम है इसलिए I स्क्वायर RT, पैरेलल में वोल्टेज सेम है इसलिए V स्क्वायर बाय RT। हाँ बोलो। तीनों तो तीनों सेम देंगे, तीनों आइडेंटिकल बल्ब होंगे, तीनों सेम रोशनी देंगे। सो पर वो इंडिविजुअली एक को जलाएंगे उससे कम होगी रोशनी। रेजिस्टेंस बढ़ गया ना सीरीज में, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हीट कम डेवलप होगी, करंट कम फ्लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ the above three bulbs are connected, first part in series, second part in parallel, with a supply of 660 volt 660 volt, then which of them get fused? तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा फ्यूज हो जाएगा सीरीज में, कौन सा फ्यूज हो जाएगा पैरेलल। लॉजिक ये है कि वो फ्यूज होगा जिसमें हीट ज्यादा डेवलप होगी, जो ज्यादा रोशनी देगा वो फ्यूज होगा। जो दिया तेज जलता है उसका तेल जल्दी खत्म होता है। एक दिन क्या हुआ, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मेरी पत्नी करती है, तो उसने दिया जलाया और वो शाम तक जलता रहा। तो चमत्कार हो गया, आज तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखो दिया जो है सुबह मैंने जलाया था, तेल ही खत्म नहीं हो रहा है इसमें, शाम तक जल रहा है। मैंने कहा हाँ ये तो वास्तव में देखना पड़ेगा इसमें क्या ऐसी क्या बात है, विशेष बात। तो मैंने देखा उसकी बत्ती जो है थोड़ा नीचे थी और बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो ऑयल का कंजम्पशन बहुत ही कम था। सिंपल सा लॉजिक। मैंने कहा अगले दिन फिर चलाना, तो इस बार नहीं चला, शाम तक 1 घंटे में चल के खत्म हो गया। देखा बत्ती ऊपर थी, तेज चल रहा था। मैंने कहा ठीक है अभी फिर चलाते हैं। अब जो है बत्ती मैंने उसके नीचे करके एडजस्ट कर दिया उसको, अब फिर चलता है। तो चमत्कार का राज खुल गया। एक्चुअल में चमत्कार होते ही नहीं है, चमत्कारों को बनाने वाले, चमत्कार मानने वाले हम ही लोग हैं। वो हमारी बेवकूफी होती है और कुछ नहीं होता। चमत्कार जैसी कोई चीज भगवान सपोर्ट करता ही नहीं है, भगवान का नेचर नहीं है। भगवान न्यायकारी है, अगर वो चमत्कार करने लगेगा तो न्यायकारी नेचर उसका खत्म हो जाएगा। तो जो लोग इन चमत्कारों के चक्कर में पड़ते हैं वो अपनी एनर्जी और पैसा दोनों गंवाते हैं। तो चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, सब जो है उसके पीछे कोई ना कोई साइंस का लॉजिक मिल जाएगा।
जो सोमनाथ मंदिर में वो तैरता था शिवलिंग, उसके पीछे भी कौन सा चमत्कार था? उसके पीछे साइंस थी, मैग्नेटिक लेविटेशन। तो वापस लौटते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जिसमें ज्यादा हीट डेवलप होगी वो फ्यूज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हुआ था कोटा में, रंगबाड़ी एक जगह है, तो वो कुंड है, उसमें से एक पत्थर निकाला, बोले देखो पत्थर पानी पे तैर रहा है। अब वो पत्थर जो है पोरस है, उसमें पोर्स है, जैसे समुद्री झाग होता है, समुद्री झाग भी तो पत्थर जैसा होता है, वो भी कैसे पानी पर तैरता है। तो बोले नहीं, ये वाला पत्थर है जिसपे वो सबने वो राम लिख कर तैरा था, राम सेतु वाला पत्थर है। तो राम सेतु वाला पत्थर भी वही पत्थर रहेगा जिसकी डेंसिटी, क्योंकि पोर्स अंदर एयर चलेगी, एयर चलेगी तो बनाएंगे, नेचुरल सी बात है, सेतु बनाएंगे उन्हीं पत्थरों से जो पानी पर तैरे। जैसे सेना सेतु बांधती है, ड्रम लेती, खाली ड्रम से बनाते हैं ब्रिज, जोड़ जोड़ के रस्सी से, वैसे। तो यहां पर नेचुरल सी बात है कि सीरीज में कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? जिसमें सबसे ज्यादा हीट डेवलप हो, 25 वाट। तो तुम्हारा जवाब होगा इन सीरीज। और जैसे ये 25 वाट वाला फ्यूज हुआ, अब बाकी की सप्लाई तो ठप हो गई, तो उसमें कोई करंट नहीं जाने वाली है, करंट नहीं जाने वाली, तो बच गए, बचे हुए दो बच गए। और पैरेलल में तीनों फ्यूज जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो सह सकते हैं 220 और मिल रहा कितना है 660। लिख दो, इन सीरीज 25 वाट बल्ब, इन पैरेलल ऑल ऑफ देम गेट फ्यूज्ड। जिसको रीजन क्लियर नहीं हो डिस्कस कर सकते हो। और अगर ये तीनों सवाल तुम्हें क्लियर है तो अगला सवाल तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। So next question. Three identical bulbs, each marked with 100 watt oblique 220 volt, each marked with 100 watt oblique 220 volt, are connected dash first in series, second in parallel, first in series, second in parallel, with a supply of 660 volt, comma, then find which of them get fused, question mark। तुम्हें से कुछ बच्चे वोल्ट को ऐसा लिख रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, यू मस्ट राइट लाइक दिस। ये छोटा v होता है वेलोसिटी का v, ये नहीं चलेगा वोल्ट में चलेगा ये वाला v। तो बताओ सीरीज में कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, या कोई सा भी? हाँ, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है और वही सही है, नाइदर ऑफ देम इन सीरीज, नाइदर ऑफ देम। नाइदर तो गलत हो जाएगा, नन ऑफ देम, क्योंकि दो से ज्यादा है ना। एक भी फ्यूज नहीं होगा, क्यों? 660 ही तो आ रहा है, एक 220 सहने के लिए डिजाइंड है, तीनों पूरी रोशनी देंगे, पोटेंशियल डिवाइड होता है सीरीज में, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, एक पर 220 अगले पर भी 220 अगले पर भी, 660 तो सह लेंगे वो, तो तीनों पूरी रोशनी देंगे, एक भी फ्यूज नहीं होगा। एंड पैरेलल में all of them, सीरीज में none of them, पैरेलल में all of them।
यहां तक कंसेप्ट क्लियर है तो फिर अगले क्वेश्चन पे चले। पूछना है कुछ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछना क्यों पड़ रहा है तुमको कि पैरेलल में कौन सा? पैरेलल में पूछना नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम इन्वॉल्व हो, यू मस्ट नो द आंसर, क्योंकि पैरेलल में 660 मिल रहा है हर एक को, और सह सकता है वो 220। So next question, an electric kettle, वो विद्युत केतली जिसमें तुम पानी गर्म करके मैगी बनाते हो। Yes sir. तो केटल की स्पेलिंग सही लिखना है ना। एक बच्चे ने लिखी it will start from K. An electric kettle is fitted with two heating coils. पानी गर्म करने के लिए दो कॉइल्स लगी हैं उसमें, टू हीटिंग कॉइल्स, यानी दो एलिमेंट लगे। फुल स्टॉप। व्हेन कॉइल 1 इज स्विच्ड ऑन, जब पहली कॉइल को यूज करते हैं, कॉइल 1 इज स्विच्ड ऑन, वाटर बॉइल्स इन 4 मिनट, 4 मिनट में उबल जाता है पानी। हमेशा हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं, उसको उबालना है। इलेक्ट्रिक केटल में दो मार्क लगे होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। तो मान लो मिनिमम ले रहे हैं हम, हर बार सेम वॉल प्लग में लगा रहे हैं, 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। वाटर बॉइल्स इन 4 मिनट, बट when we switch on coil 2 only, then water boils in 6 minutes, पानी को उबलने में 6 मिनट लगते हैं। Then find the time required to boil the water. Find the time required to boil the water if we use both the coils simultaneously. If we use both the coils simultaneously connected in dash, first series, second पैरेलल। अगर हम दोनों कॉइल्स को एक साथ इस्तेमाल करें सीरीज में जोड़कर तो कितना समय लगेगा, पैरेलल में जोड़कर तो कितना समय लगेगा। ये बच्चे बैठ गए ऐसे इंतजार कर रहे हैं, कभी कॉपी यहाँ लिखा देंगे, कॉपी मार लेंगे। भगवान भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। तुम चलना ही नहीं चाहोगे तो धक्का मार मार के तुम्हें कहां तक ले जाया जा सकता है। जितना तुमने सीखा है उसके बेसिस पर हम ऐसा सोच सकते हैं, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो टाइम कम लगेगा, पावर बढ़ जाएगी। पैरेलल में पावर बढ़ जाती है, सीरीज में पावर कम हो जाती है। ऐसे समझो घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तुमने एक हीटर चलाया 1000 वाट, दो हीटर दूसरी जगह लगा के चलाया, पैरेलल में जुड़े हुए आपस में, पावर डबल हो गई 2000 वाट। पर अगर इन्हीं दो हीटर को तुम सीरीज में जोड़ के चलाओगे तो कम हीट निकलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल, पावर आ जाएगी 500 वाट। 1000
सीरीज में आकर पावर को कम कर देंगे। तो यहां पर टाइम का वही होता है जो रेजिस्टेंस का होता है। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को कंपटीशन में सॉल्व करना है तो डायरेक्ट तुम्हारे सामने आंसर है, सीरीज में हो जाएगा 6 + 4, 10 सेकेंड लगेंगे, सॉरी 10 मिनट लगेंगे। और पैरेलल में हो जाएगा 6 × 4 R1 R2 जैसे होता है अपन R1 + R2, तो T1 T2 upon T1 + T2 2.4 मिनट। पर जब बोर्ड में करना है तो क्या तरीका रहेगा वो देखो। हर बार पानी को उबलना है, द हीट डेवलप्ड इज सेम। तो बोर्ड में कैसे करेंगे? वी में राइट, पहली बार जब कॉइल 1 को यूज किया हमने, हर बार सेम वॉल प्लग है तो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, इसलिए हीट के लिए मैं कौन सा फॉर्मेट का फॉर्मूला यूज करूं? V² / R × T। तो V² / R1 पहली कॉइल का रेजिस्टेंस R1 × T 4 मिनट, मिनट में रख देता हूं, आंसर मिनट में आ जाए। दूसरी बार, दिस इज इक्वेशन 1, V² / R2 6 मिनट, इक्वेशन 2। तीसरी बार सीरीज में जोड़कर, सीरीज में जोड़ा तो R1 + R2, अननोन इज TS पता लगाना है हमको। चौथी बार पैरेलल में जोड़ा तो R1 R2 upon R1 + R2 TP, इक्वेशन 4। 1 और 2 से रिलेशन निकाल लोगे, रेशो ले लो या इक्वेट कर दो। R2 = कितने टाइम्स R1 आएगा? 2/3, 3/2। वेरीफाई करो कितना आएगा। अगर मैं इक्वेट करता हूं V² / R1 × 4 = V² / R2 × 6, so you will get R2 इधर ऊपर जाएगा, R1 नीचे रहेगा, 6 उधर रहेगा, 4 नीचे जाएगा। इस वैल्यू को मैं इसमें भी रख देता हूं 3 में, और इसको मैं 4 में भी रख देता हूं। तो 3 और 4 से R2 डिसअपियर, सब कुछ R1 की टर्म्स में हो गया। उसके बाद तुम 3 और 1 को यूज करो तो अकेला अननोन है TS, 4 और 1 को यूज करो तो अकेला अननोन है TP, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बोर्ड में ऐसे करेंगे, इक्वेशंस बना के फिर सॉल्व करेंगे। तो TS आ जाएगा 10 मिनट, TP आ जाएगा 2.4 मिनट। ठीक है, इस पार्ट में 2 क्वेश्चन और बचते हैं। ओवरहेड पावर केबल्स के लिए हम एल्यूमिनियम वायर क्यों प्रेफर करते हैं? दूसरा, फ्यूज। आजकल MCB यूज करने लगे हम, पहले यूज करते थे फ्यूज। फ्यूज का फंक्शन वायर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, शो इट। उसके बाद हमें पढ़ना है EMF, वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट टर्न पे मंडे को बात करेंगे। थैंक यू।